शेयर किया बेटा। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नहीं गुड मॉर्निंग है ना। एम आई ऑडिबल? आपको वॉइस आ रहा है? गुड मॉर्निंग फाइज़ा, वंशिका, विद्या लक्ष्मी, माहीन, आरिब, सानिया। प्रतीक, उस दिन आंसर तुम लोग क्यों नहीं दे पाए? प्रतीक ने कितना सही आंसर दिया था अमाइंस के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, याद है? एवरीथिंग इज क्लियर? वीडियो इज वॉइस, वीडियो इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर। बट ये इसमें वीडियो नहीं चल रहा है। लिंक भेज दिए? ग्रुप में पोस्ट कर दिए? अगर किसी को ब्रेकफास्ट ये वो बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा लेके आया करो घर से, हल्का फुल्का, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग बायोमॉलिक्यूल्स। आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अर्शित सर ने एक बार पढ़ाया है, राइट। ऑलरेडी एक बार बायोमॉलिक्यूल्स आपको अर्शित सर ने पढ़ाया है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, लेकिन जेडब्ल्यू वाले बच्चों को बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ पता नहीं होगा, राइट। तो ये चैप्टर बेटा हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका कंपटीशन लेवल भी इसमें आसानी से कवर होगा और बोर्ड्स लेवल पे भी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं इसमें जो बोर्ड्स में नहीं है, जो बोर्ड्स में बिल्कुल भी नहीं है लेकिन कंपटीशन में है, तो वो टॉपिक्स जब भी मैं पढ़ाऊँगा, है ना, तो वो सेपरेट पढ़ाऊँगा, राइट। मतलब मैं बोर्ड्स वाले बच्चों को पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये जो टॉपिक है इसमें आज के लेक्चर में आपकी काम की बात नहीं है, राइट। अब जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ऑनलाइन बच्चे काफ़ी सारे जुड़ गए हैं, आरजू, ये सर, नैन सर, अर्शित सर, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। चलो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, रचना, मिहिर, आरजू, तृप्ति, विजय लक्ष्मी, टीना, इकरा एंड विद्या, खुशी, सानिया, तृप्ति, अजमत अली, खुशी, फाइज़ा, चारवी, तृप्ति, आरे, प्रतीक, वंशिका, माहीन एंड जुड़े हैं बहुत सारे बच्चे। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। देखो मैं आज मतलब बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग
वो चीज़ें देखेंगे जो ना आपको नयन सर ने पढ़ाया, जो ना आपको अर्शित सर ने पढ़ाया। मतलब उन लोगों ने उनको वो चैप्टर को किस तरीके से डिलीवर किया, बायोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन जब हम ये चैप्टर्स देखेंगे तो हम लोग पूरे केमिस्ट्री आ गया ना, तो केमिस्ट्री में सारे स्ट्रक्चर्स, एंड ट्रस्ट में इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, एलोज, टीलोज, है ना, गूलोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, बट इसको हम लोग पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ेंगे। एपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके पूरा मतलब उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है ना, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। तो ये बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में स्ट्रक्चर से ज़्यादा डील करेंगे। आप लोगों को जो नयन सर ने, अर्शित सर ने पढ़ाया है, डेफिनेटली उसमें थोड़े स्ट्रक्चर्स होंगे। देखो एक फ़र्क आ जाता, मान लो अगर मैं बायोलॉजी की कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे एक्सप्लेनेशन में और अर्शित सर या नयन सर के एक्सप्लेनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको उतने डीप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा जितना आपको अर्शित सर कर पाएंगे या नयन सर कर पाएंगे, राइट। लेकिन जब मैं मान लो अगर मैं कोई स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, तो जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उस हिसाब से सर लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हो। तो मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, जो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने देखा था अर्शित सर ने पढ़ाए थे, नयन सर ने पढ़ाए थे, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर, उसमें सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इतने सारे स्ट्रक्चर्स है कि अगर आप नॉर्मल बिना पढ़े अगर टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना, तो आपको डर लगेगा कि हम लोग ये स्ट्रक्चर याद कैसे करें, समझ गए। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आप बना लो, 10 सेकंड के अंदर, चाहे वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों ना हो। आप लोग 10 सेकंड के ऊपर टाइम लोगे ही नहीं, उससे पहले सारे स्ट्रक्चर बना लोगे। बहुत कार्बोहाइड्रेट्स का मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्निक है, एक ट्रेंड बना हुआ है, उस हिसाब से हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हो? ओके फाइन। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या है। बायोमोलिक्यूल्स आप नाम से समझ सकते हो कि बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स मतलब लाइफ को बढ़ावा देने वाले मॉलिक्यूल, जिनकी वजह से हमारी लाइफ चलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, राइट। हमारी जो एक्टिविटी है जिस पे डिपेंड होती है वो किस पे होती है, बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में नहीं होता तो हम लोग जिंदा नहीं होते, लिपिड्स, अमीनो एसिड, फैट्स, समझ रहे, अमीनो, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। अब हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और एक होता है मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। दोनों में फर्क है। जो जायंट्स मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। जो छोटे छोटे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। नाउ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, ये सारे के सारे काय के डिपार्टमेंट में आते हैं, काय के डिपार्टमेंट में आते हैं, बोलो, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जनरली मिनरल्स होते हैं, जो जनरली उसमें वाटर भी इन्वॉल्व है। वाटर भी क्या है, बायोमोलिक्यूल ही है, अगर देखा जाए तो वाटर क्या है, बायोमोलिक्यूल है, लेकिन वो कौन सा है, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा है, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। लिपिड्स, फैट्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको थोड़े कंटेंट बताता हूँ कि हमें क्या क्या इसमें देखना है, ठीक है। फिर हम लोग इसका डेफिनेशन के साथ शुरुआत करेंगे चैप्टर का, ठीक है। सबसे पहला हमें डेफिनेशन देखना है बायोमोलिक्यूल का क्या होता है, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट्स देखना है।
कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब इसमें सब आ गया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स, राइट। किस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया, शुगर क्या होता, नॉन शुगर क्या होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी के हिसाब से शुगर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हिसाब से क्या है, वो सब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा हमको टाइम लगेगा। अगर चैप्टर में कंटेंट देखा जाए तो कम है। उसके बाद आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में आ जाता है प्रोटीन व्रोटीन, है ना, अमीनो एसिड्स में आ जाता है प्रोटीन्स। उसके बाद लिपिड्स, है ना, एंजाइम, है ना, समझ रहे हो, बस यही कंटेंट है देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम क्या लगता है, बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में ऑलमोस्ट 70 to 80% लेक्चर हमारे किस में जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में जाएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, और एक बार अगर आपने इसको समझ लिया तो बोर्ड लेवल रहो या कंपटीशन लेवल रहो, आपके आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अंडरस्टूड। तो शुरुआत करें बायोमोलिक्यूल्स के साथ। तो नए पेज पे नए हेडिंग डालिए बायोमोलिक्यूल्स और उसमें लिखना शुरू करिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखना शुरू करें, मेरा पूरा ध्यान है बच्चों आप पे। तो लिखो बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, a certain molecules which are involved in maintenance and metabolic process of living organism, maintenance and metabolic process of living organism, full stop। नेक्स्ट लिखो, बायोमोलिक्यूल्स आर lifeless molecule which combine in specific manner to form life, which combine in specific manner to form life। नेक्स्ट लिखो, ऐसा यहां से लिखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, बोलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, है ना, लिखो, ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स में क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज में क्या होते हैं, टिश्यूज में सेल्स, ठीक है। सेल्स में ऑर्गेनेल्स में बायोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, इसके नीचे सेल्स में वेरियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ सेल, to perform various functions of cell। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये दो टाइप के होते हैं,
एक होते हैं बेटा, बोलो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और एक होते हैं कौन से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दो टाइप के, एक होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स, और एक होता है वाटर। वो जो मैंने कंटेंट बताया ना, उसमें वो डीएनए आरएनए ये भी होता है, हाँ, उसमें याद रखना, वो भी बहुत बड़ा कंटेंट है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, है ना, हाँ, प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन इधर आ गया ना, और न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेप्ट, ये सब आ गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिस्ट में। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर होगी ये बात? फाइन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कार्बोहाइड्रेट्स, साइड हेडिंग डालिए, कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां से बेटा अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन, कार्बन, हाइड्रेट्स H2O, समझ रहे हो, कार्बन, हाइड्रेट्स वाटर, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप एक क्या करना, घर पे एक शुगर का सॉल्यूशन बनाओ, उसको वाटर में डिसॉल्व करो, बन गया, और करते जाओ हीट, करते जाओ हीट, क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स दोनों, राइट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे, इसका बैटरी लो हो गया यार, ऐसे कंपाउंड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और कीटोन्स को जनरली इसमें होते हैं, और जिसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, जिसको हाइड्रोलाइज किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, which can be hydrolyzed and contain aldehydic और कीटोनिक ग्रुप। और इसमें एक और चीज याद रखना कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, उसमें एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर होना चाहिए, 1 कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट, बात क्लियर हो गई है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन है, विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड एंड एटलीस्ट कंटेन 1 कायरल सेंटर, या 1 असिमेट्रिक कार्बन एटम, या 1 स्टेरियोजेनिक सेंटर। हम लोगों ने देखा था ना अलग अलग नाम, कायरल सेंटर को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, असिमेट्रिक कार्बन एटम, तीसरा नाम क्या दिया था, स्टेरियोजेनिक सेंटर, एक और नाम दिया था स्टेरियो सेंटर। अंडरस्टूड? तो कार्बोहाइड्रेट लिखो, डेफिनेशन लिखो सब। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the class of compound, it is defined as the class of compound, it is defined as the class of compound contain polyhydroxyaldehyde और कीटोन, contain polyhydroxy। अच्छा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या समझ में आ रहा है, पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH, हाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं, OH, पॉली हाइड्रोक्सी मतलब OH ज्यादा, और उनके साथ साथ अल्डिहाइड या कीटोन, समझ में आ गया। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स that can be hydrolyzed,
that can be hydrolyzed and possess at least one chiral center and possess at least one chiral center and possess at least one chiral center. फुल स्टॉप. नीचे लिखो द OH ग्रुप. अच्छा सुनो, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब समझ में आया ना. पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप है और उसमें क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे अल्डोज, और अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोज. ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग. तो लिखो द OH ग्रुप इज अवेलेबल, the OH group is available in the form of hemiacetal और hemiकीटल. फुल स्टॉप. हेमीएसिटल और हेमीकीटल. अच्छा, ये हेमीएसिटल और हेमीकीटल को अंडरलाइन करें, और क्योंकि पढ़ाया मैंने ही हूँ, द आर्किटेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, द आर्किटेक्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री मैं ही हूँ आपका, और मुझे पता है कि ये आप लोग को पता नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं ना कभी, तो कैसे पता होगा. नूर है ना, मैंने जब पढ़ाया ही नहीं तो आपको कैसे पता होगा. तो क्या किसी बच्चे ने इच्छा जताया कि सर हेमीएसिटल क्या होता, हेमीकीटल क्या होता. ऑनलाइन में भी बोलो भाई. हाँ, नहीं आई होंगी तो डेफिनेटली आई थी इच्छा, आना चाहिए. जब कोई नया वर्ड आए, अरे यार ये क्या है, तो वेट 2 मिनट्स वेट करना. अगर सर खुद एक्सप्लेन करते तो बात अच्छी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन होने के बगैर अगर आगे चीज़ें बढ़ गई तो हेमीएसिटल और हेमीकीटल क्या होता. असल में ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये कवर होता है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में. क्या ये चैप्टर हमारा हुआ है क्या, नहीं हुआ ना. तो जब चैप्टर ही नहीं हुआ तो ये टॉपिक नहीं होगा. तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हेमीएसिटल और हेमीकीटल क्या होता. समझ गए, पीछे जाओ या वहीं पे लिख लेना आप, रफ है ना, या रफ लिख लो या एक्स्ट्रा नॉलेज बोल दो. मतलब ये हमारे बायोमॉलिक्यूल के टॉपिक में नहीं आ रहा, ये आपके नॉलेज के लिए है, क्योंकि हमें हेमीएसिटल और हेमीकीटल का मतलब पता होना चाहिए बच्चों. ठीक है ना. ठीक है, नहीं पता. अब देखो हेमीएसिटल हेमीकीटल क्या होता है, सब बच्चे ध्यान देना, बहुत आसान है. इधर देखो, सब देखो इधर. ये क्या है बेटा, आपका अल्डिहाइड है. ये क्या है आपका अल्डिहाइड, और ये क्या है आपका कीटोन. ये क्या है आपका कीटोन. ठीक है, हम लोग इसमें रिएक्ट कर रहे हैं HOR मतलब अल्कोहल. ये क्या है, अल्कोहल है. ROH क्या है, अल्कोहल. यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल हम लोग अटैक करते हैं, HOR डैश. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स. दिस इज योर अल्डिहाइड, दिस इज योर कीटोन, और हमने दोनों को किसके साथ रिएक्ट किया, अल्डिहाइड के, आई एम सॉरी, अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया. तो ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन रिमूव क्या हो गया, बोलो, वाटर रिमूव हो गया है ना. वाटर रिमूव, यहाँ से भी वाटर रिमूव है ना. क्या बचेगा, बोलो, RCH. 2 बॉन्ड थे ना, एक किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, R डैश, OR डैश, OR डैश प्लस H2O रिमूव किए थे हमने. यहाँ पे बताओ बच्चों, RCR, यहाँ पे OR डैश, OR डैश प्लस H2O. इसको बोलते एसीटल, क्या बोलते, और इसको क्या बोलते, कीटल. लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हेमी. हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हेमी. और हेमी का मतलब होता है हाफ. हेमी का मतलब क्या होता है, तो क्या ये हेमी है, नहीं. हम लोग तो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना एसिटल कीटल. तो हेमी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो एक R डैश है ना, इसको कर लो H.
ये जो R डैश है इसको कर लो H। इसको अभी का फिलहाल दिमाग से निकालो। और ये देखो यहाँ पे हमने 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए थे, तो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एसीटल। लेकिन हमें क्या चाहिए? हाफ वाला। तो एक R हटा के H लगा दो। समझ गए क्या? एक R लगा के H लगा दो, यहाँ का भी R निकाल के H लगा दो। अब अगर मैं बोलूँगा एसीटल बनाओ तो क्या करोगे? ये H हटा के R लगा देंगे, ये H हटा के R लगा देंगे, तो क्या बन गया? कीटल एसीटल। अब मैं बोल रहा हेमी बनाओ तो क्या करेंगे? R हटा के H लगा देंगे, R हटा के H लगा देंगे, ये क्या बन गया? हेमी। ये क्या बन गया? हेमी एसीटल। ये भी क्या बन गया? हेमी कीटल। अब मैं बोल रहा हूँ एसीटल बनाओ तो क्या करेंगे? H हटा के R लगाएंगे, H हटा के R लगाएंगे, हेमी हेमी हटा देंगे। समझ गए? ये सिर्फ ये असल में मैकेनिज्म है, बोलो ना ये चैप्टर है। ये जो H2 यहाँ से रिमूव होता है ना, वही इसमें ऐड होता है बाद में जाके, है ना। ये इसका मैकेनिज्म है, ये हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल हेमी एसीटल हेमी कीटल क्या होता है वो समझ लो। ये कैसे बनता है, ये मैकेनिज्म है। आपको ये 3 मार्क का स्टेट बोर्ड में एग्जाम में पूछता है मैकेनिज्म, कि हेमी एसीटल हेमी कीटल बनता कैसे, मैकेनिज्म बताओ। तो वो हम लोग कहाँ देखेंगे? जब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग वहाँ देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका, ये आप नोट कर लो कहीं कि हेमी एसीटल हेमी कीटल ये होता है, ठीक है। सब बच्चे नोट करो। हेमी मीन्स हाफ। सिर्फ इतना याद रखो कि अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप जो है, अल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O और कीटोन का C डबल बॉन्ड O, ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? अल्कोहल के साथ। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? अल्कोहल के साथ। अगर एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो हेमी एसीटल, अगर 2 के साथ रिएक्ट किया तो एसीटल। समझ गए ऑनलाइन वाले बच्चे भी? अगर एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो हेमी एसीटल, और अगर 2 के साथ रिएक्ट किया तो एसीटल। अगर एक कीटोनिक ग्रुप के साथ रिएक्ट किया तो हेमी कीटल, अगर 2 के साथ रिएक्ट किया तो। अंडरस्टूड? नोट डाउन। ये सिर्फ आपके समझने के लिए बेटा इसका मैकेनिज्म, क्योंकि फुल ऑर्गेनिक का जो मतलब पोर्शन है वो मैंने पढ़ा होगा दोनों क्लास के बच्चों को, उधर इधर दोनों। बोर्ड्स प्लस कंपटीशन पूरा मैं डील करूंगा, फिजिकल के चैप्टर सब जावेद सर डील करेंगे, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली दोनों का सिलेबस आगे बढ़ेगा और केमिस्ट्री सिलेबस खत्म। मैंने लास्ट अभी रिसेंटली केमिस्ट्री बोर्ड्स एंड कंपटीशन अपडेट भेजा है। 7 चैप्टर हमारे काय के हो गए? बोर्ड्स के, राइट। एंड 14 चैप्टर काय के हो गए ऑलमोस्ट? कंपटीशन के, ठीक। आगे चले बेटा, चलो। अब हेमी एसीटल और हेमी कीटल का मैंने मतलब समझा दिया, और डिटेलिंग कहाँ देखेंगे हम लोग? बोलो। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में इसका डिटेल मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। अब जस्ट अ मिनट, इसका हो गया बैटरी डाउन। नेक्स्ट लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेंटर में बनाओ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको जनरली मैं CH बोलता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेगी। 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक लिखो शुगर, दूसरा लिखो नॉन शुगर। शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक में लिखो
मोनोसैकेराइड्स और एक में लिखो ऑलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में लिखो अल्डोज और यहाँ लिखो कीटोज, अल्डोज कीटोज। ऑलिगोसैकेराइड्स में लिखो डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। नाम से समझ में आ रहा है, डाई मतलब दो वाला, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार। टेट्रा सैकेराइड्स। नॉन शुगर बेटा जो होते हैं ना वो जनरली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो देखो पॉलीसैकेराइड कौन से कैटेगरी में है, बोलो यार। नॉन पॉलीसैकेराइड कौन से कैटेगरी में है? तो सुनो, JEE और नीट और बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आता, पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल दिया रहता, अब बोलता बताओ इसमें से कौन, ये शुगर है कि नॉन शुगर है। मतलब ऐसा नहीं बोलेगा पॉलीसैकेराइड, ये सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पॉलीसैकेराइड शुगर है या नॉन शुगर है, क्या ABCD। लेकिन जनरली जो मैंने क्वेश्चन देखा हूँ वो क्वेश्चन कैसे रहते, पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल जैसे कि स्टार्च ले लेगा, बताओ बोलेगा इसमें से कौन सा है। और अच्छा 12th बोर्ड में चाहे वो CBSE रहे या स्टेट रहे, आपको ऐसे 7-8 मॉलिक्यूल दे देता है एक साथ, 7-8 मॉलिक्यूल, और उसके नीचे बोलता है कि क्लासीफाई देम शुगर एंड नॉन शुगर, कि कौन से शुगर है उसको अलग करो और कौन से नॉन शुगर है उसको अलग करो। समझ गए? तो देखो ये एक चीज, ये शुगर, ये मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड सब काय में आ गए, और ये पॉलीसैकेराइड के खानदान वाले सब काय में आ गए, नॉन शुगर में आ गए। समझ गए? पॉलीसैकेराइड्स जनरली, अच्छा पॉलीसैकेराइड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड्स और एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। अब जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म करने हैं हमें, है ना, इसीलिए जावेद सर का जब ऑनलाइन चलेगा तो वो भी देखना ज़रूरी है, और जावेद सर का जब उधर गो टटल के बच्चों के लिए जब उधर फिज़िकल चालू हो जाएगा तो आप लोगों को मेरा ऑनलाइन देखना ज़रूरी है, और यहाँ के बच्चों के लिए जब फिज़िकल चालू है तो उधर जावेद सर का ऑनलाइन देखना ज़रूरी है, अगर चाहते हो केमिस्ट्री का सिलेबस जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि वापस चालू भी करना है दूसरी बार। ठीक है, तो एक हो गया होमोपॉलीसैकेराइड और एक हो गया हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं हम लोग सब डिटेल में देखेंगे। चलो नेक्स्ट, बना लिया आप लोगों ने, ये बना लो। और कल से थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम करके आना, भूखे मत रहना। जिनका हो गया वो हेडिंग डालना मोनोसैकेराइड्स। अच्छा एक काम करो आप ये करो, मतलब ये लिख लिया ना हमने, वो नई हेडिंग ये मत डालो, मोनोसैकेराइड मत डालो, एक दो क्लासिफिकेशन और बता देता, उसके बाद फिर डिटेलिंग पे जाते हैं। लिखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, ये क्लासिफिकेशन हो गया ना, इसके बाद हेडिंग डालो, साइड हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। दो पार्ट में डिवाइड करो, शुगर नॉन शुगर। अब थोड़े इनके कैरेक्टर देख लेते, शुगर नॉन शुगर। शुगर में लिखो स्वीट, क्रिस्टलाइन, soluble in water, sweet crystalline soluble in water,
मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर शुगर। ठीक है, टेस्टलेस, एमॉर्फस, इनसोल्यूबल इन H2O। जल्दी बोलो, चौथा पॉइंट क्या आना चाहिए यहाँ पे? पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर, है ना? पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर। तुम लोग के लिए नाश्ता मंगा दूं क्या मैं? भूख तो नहीं लगी? चल, लेक्चर के बाद रुक जाना, ठीक है? 5-10 मिनट रुक जाना। उसके बाद बेटा ये करो, ये बनाओ। अच्छा सुनो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, 2 मार्क का बोर्ड में बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए बार बार पूछता है, इसीलिए लिखो शुगर। अब शुगर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, है ना? शुगर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट में। देखो ये सब पता है कि 3-3 पेज के पॉइंट्स है, मैंने कंक्लूजन पॉइंट बताया, पढ़ने की मेहनत बच गई आप लोगों की। शुगर 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, एक बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वही, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की खानदान बहुत बड़ी है ना, तो उसमें से बोलेगा कि ये आपके सामने 5-8 मॉलिक्यूल रख देंगे और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। अब वहाँ प्रैक्टिकल लैब तो कर नहीं सकते, तो हमें वो मॉलिक्यूल्स दिमाग में रखने पड़ेंगे कि ये रिड्यूसिंग है और ये नॉन रिड्यूसिंग। अब देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे शुगर जो टॉलिंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, उसे हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। समझ रहे हो? और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग्स एंड टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नोट करो, दे रिड्यूसेस टॉलिंस reagent and failing solution। टॉलिंस रिएजेंट को बेटा TR भी बोलते हैं। दे does not reduces टॉलिंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन को FS भी बोलते हैं, एब्रीवेट दिए गए। 1 मिनट रखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, नोट करो जब तक आप।
देखो, दिस इज़ कॉल्ड टॉलिंस रिएजेंट, अपने वहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं जब लास्ट टाइम आपसे पहले वाले बच्चों को जब पढ़ाया था तो मैंने बाकायदा टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ शुगर को सेपरेट करना बताया था। बहुत आसान है। टेस्ट ट्यूब में अगर 2 टेस्ट ट्यूब आपके पास है और एक में शुगर है और एक में शुगर नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें शुगर है? तो बहुत आसान, जब आप वो टेस्ट ट्यूब में ये टॉलिंस रिएजेंट दिख रहा है, सब बच्चों को देखो तो ज़रा ऑनलाइन में नाम दिख रहा है ना, टॉलिंस रिएजेंट। तो जब भी आप ये टॉलिंस रिएजेंट उसमें आप ऐड करोगे, आपको रिएक्शन दिख जाएगा, तो समझ लेना कि इसमें क्या है, शुगर प्रेजेंट है। और एक और है ये बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन जैसा ही है बेनेडिक्ट रिएजेंट, इसको भी जनरली टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो 2-3 है अपने पास, पॉसिबल अगर रहा तो कल मैं बता दूंगा, बिकॉज उसमें मुश्किलात ये है कि उसको हीट करनी पड़ती है। अब हीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे बर्नर, और बर्नर भी ला लेंगे तो सिलेंडर कहाँ से लाएंगे, गैस कहाँ से लाएंगे, अब मोमबत्ती पे तो कर नहीं सकते ना हम लोग। तो इसीलिए समझ लो बेटा कि टॉलिंस रिएजेंट एंड दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन, अगर कोई भी कंपाउंड, शुगर कंपाउंड अगर इसको रिड्यूस कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। इसका अच्छा देखो, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या फ़र्क होता, मैं एक चीज़ समझ लूँ। सर दोनों शुगर है लेकिन एक नॉन रिड्यूसिंग है और एक रिड्यूसिंग है, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना, उसमें जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है। अगर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री फॉर्म में अवेलेबल है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि वो जब तक कि वो फ्री अवेलेबल नहीं है, जब तक कि वो टॉलिंस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे ना। समझ रहे हो क्या यार? मान लो अगर ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O अवेलेबल है, चाहे अल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, अगर अवेलेबल है और टॉलिंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब अवेलेबल है, इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ये अल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो वो टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो 2 टाइप के शुगर होते हैं बेटा, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो टॉलिंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करने वाले क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, और फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलिंस रिएजेंट को जो रिड्यूस नहीं करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसमें लिखो एग्जाम्पल, टॉलिंस ये रिड्यूसिंग शुगर में बेटा लिखो एग्जाम्पल, all monosaccharides are sugar, all monosaccharides are sugar, all monosaccharides are sugar except sucrose। क्या नज़र आ रहा है इस पॉइंट में, सुक्रोज। सुक्रोज पे क्या करना है, ध्यान देना है, सुक्रोज को दिमाग में बिठा के रखना है कि भैया ये शुगर की कैटेगरी में आता लेकिन ये रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इधर लिखो नॉन रिड्यूसिंग में, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर। ठीक है, चलो यस, हर्षित सर ने भी सेम टू सेम चीज़ कही, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज नहीं है तो सुक्रोज पे हाइलाइटर डाल के रखो कि भैया ये एग्जाम में पूछा तो हमें पता होना चाहिए। हो सकता है ना 4 ऑप्शन है, विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और हो सकता है कि 3 रिड्यूसिंग है और उसमें चौथा सुक्रोज भी दिया हुआ है। तो जनरली देखा जाए तो सुक्रोज भी शुगर की खानदान में आता, तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये भी रिड्यूसिंग है, लेकिन वो क्या है, एक्सेप्शन है ना। वो हम लोग देखेंगे जब अभी हम लोग उसका सुक्रोज का स्ट्रक्चर्स वगैरह पे जब जाएंगे ना, तो मैं वहाँ पे उसका रीज़न भी बताऊंगा कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। नेक्स्ट साइड में डालो मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का आज थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड को डिटेल में बताऊंगा। आज मोनोसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कल डिटेलिंग। हेडिंग डालो मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ब्रैकेट में लिखो शुगर, ब्रैकेट में लिखो शुगर, नीचे लिखो डेफिनेशन। अच्छा देखो,
जो मोनोसेकेराइड्स है ना बेटा, वो जनरली नॉन हाइड्रोलाइजेबल शुगर होती है, मतलब उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता। जैसे कि एक कागज़ का टुकड़ा है, हम उसको कट करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता कि हम उसको और वापस से कट नहीं कर सकते। तो मोनोसेकेराइड ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल है जिसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो लिखो मोनोसेकेराइड। दिस इज द सिंपलेस्ट carbohydrates, this is the simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed, which cannot be hydrolyzed। यस, रचना का आंसर सही है, which cannot be hydrolyzed। नीचे लिखो that is नॉन हाइड्रोलाइजेबल शुगर। ऐसा शुगर जिसको हाइड्रोलाइज्ड बोलो यार नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन हाइड्रोलाइज या मोनोसेकेराइड। सिंपली नॉन हाइड्रोलाइजेबल शुगर इज नोन एज मोनोसेकेराइड्स। नॉन हाइड्रोलाइजेबल शुगर इज नोन एज मोनोसेकेराइड्स। नॉन हाइड्रोलाइजेबल शुगर इज नोन एज मोनोसेकेराइड। नीचे लिखो जीएफ, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, GF CnH2n CnH2nOn, ऐसा CnH2nOn और CH2n टाइप, ऐसा भी लिख सकते हैं। O लिखना भूल गया मैं, CH2O, हाँ CH2ON टाइप, ऐसा भी लिख सकते हैं। CnH2nOn है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सही है। ठीक है, नीचे लिखो n = 3 to 7, 3 to 7। नेक्स्ट लिखो दे आर स्वीट क्रिस्टलाइन and soluble in water। मोनोसेकेराइड्स को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक में लिखो अल्डोज और एक में लिखो कीटोज। अल्डोज, कीटोज। अल्डोज में क्या लिखेंगे बेटा? कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप। और यहां क्या लिखेंगे? कंटेनिंग कीटोन ग्रुप। तो जिसमें अल्डिहाइड हो उसे अल्डोज, जिसमें कीटोन हो उसे कीटोज। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए, उसका अल्डोज क्या बनेगा और उसका कीटोज क्या बनेगा। थ्री, 4, 5, 6। अगर 3 वाला है तो उसे बोलेंगे अल्डो ट्राइओज। क्या बोलेंगे? अल्डो ट्राइओज। 4 वाला है तो अल्डो टेट्रोज। 5 वाला है तो अल्डो पेंटोज और 6 को अल्डो हेक्सोज। यहाँ पे कीटो ट्रायोज है ना, बोलो ना। यहाँ पे अल्डिहाइड का अल्डोज, कीटोन का कीटोज। यहाँ पे कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज।
नेक्स्ट साइड हेडिंग ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स ऑलिगोसैकेराइड्स लिख लिया बच्चों, सबने लिख लिया है? आगे चले, कमेंट करें बेटा आप लोग। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? अच्छा मुझे बताओ, आपके पास एक मोनोसैकेराइड है, एक ऑलिगोसैकेराइड है, कौन सा हाइड्रोलाइज होगा? ऑलिगो हो जाएगा ना, ये तो नॉन हाइड्रो, इसका मतलब ऑलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइजेबल है एक्सेप्ट मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग ऑलिगोसैकेराइड्स। इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस करे, इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस करे तो 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देता। कितने? 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सभी पॉइंट आ गए? देखो सारों के पॉइंट सेम ही हैं, वो भी वही था, ये भी वही है ना? तो कलरलेस होते, स्वीट होते, सोल्यूबल इन H2O है, सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर, राइट? ऑलिगोसैकेराइड्स। यस, 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। बेटा बोर्ड अगर कट हो गया होगा तो लिख लो 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, चलो अब एक फुल पेज है आपके पास, मतलब अच्छा ऐसा कोने से लिखना, ऑलिगोसैकेराइड्स they are also called sugar। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे डाइसैकेराइड्स। बच्चों जल्दी बताओ, क्या डाइसैकेराइड भी हाइड्रोलाइजेबल है ना? जब ऑलिगो है उसका बाप ही ऑलिग है तो ये तो होगा। अच्छा मुझे बताओ, डाइसैकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 ना। डाइसैकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ट्राइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल। देखो ऑलिगोसैकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस कर रहे तो वो मोनोसैकेराइड दे रहा, और कितने दे रहा? 2 से 9 तक के दे सकता। और जब डाई का करेंगे तो 2 मिलेंगे, ट्राई का करेंगे तो 3 मिलेंगे, टेट्रा का करेंगे तो 4 मिलेंगे। समझ में आ रहा? तो अब मुझे बताओ, अगर डाइसैकेराइड का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या बात है, समझ गया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। समझ में आ गया सब बच्चों को? अगर ये ट्राइसैकेराइड होता तो, टेट्रा होता तो, समझ गए? वेरी गुड, परफेक्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, H+ के कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, देखो ना इधर, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए
तो वो आपको देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या देगा? ये शॉर्ट फॉर्म लिखो या पूरा पूरा लिखो, समझ जाएगा ना। ग्लूकोज फ्रुक्टोज। अच्छा देखो एक चीज़, इसका भी C6H12O6 है और इसका भी C6H12O6। असल में देखो हम लोग कितने वीक माइंडसेट के बंदे अभी तक के थे। जिंदगी में अगर कभी भी आपके सामने C6H12O6 आपके सामने आया तो बताओ 200% दिमाग में क्या आता? ग्लूकोज ही आता। मुझे भी आता था। तो बोलते हैं नॉलेज, वो बोलते हैं ना नॉलेज कम होता है ना तो ये चीज़ें कॉमन हो जाती। नॉलेज जब कम होता है तो ये चीज़ें कॉमन हो जाती, लेकिन जब नॉलेज बढ़ता है तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि यार ये ग्लूकोज भी हो सकता, फ्रुक्टोज भी हो सकता, एलोज भी हो सकता, टैलोज भी हो सकता, समझ रहे हो? बहुत अलग अलग हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता क्या हो सकते। तो हम लोग देखेंगे कि C6H12O6 के असल में देखा जाए तो कितने फॉर्म बनते हैं। तो अभी तो मैंने कितने बताया आपको? 2। आगे सिखाऊंगा कैसे डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगे। तो देखो सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, और जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो 2 मॉलिक्यूल दे रहा है। इसका मतलब सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक एक्स मॉलिक्यूल है, मान लो मेरे पास एक एक्स मॉलिक्यूल है और मैं बोल रहा हूँ बताओ ये डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है, टेट्रासेक्राइड है। तो आप क्या करोगे? सर लाइए दीजिए 1 मिनट, आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे एसिड डाल के। सर 3 बने ट्राई है ये, सर 2 बने क्या है ये? डाई। सर ये तो हुआ ही नहीं, सर ये तो मोनोसेक्राइड है। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब फ्रुक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो सकता क्या? नहीं होगा ना, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड। देखो मोनोसेक्राइड मिल रहा ना। ग्लूकोज का हो सकता क्या? फ्रुक्टोज का हो सकता क्या? नहीं होगा, बिकॉज दे आर मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड्स आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल। अंडरस्टूड? वेरी गुड। ये तो हो गया। एक और माल्टोज। माल्टोज का भी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो वो आपको ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल देता। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब ये भी C6H12O6 और ये भी C6H12O6 माल्टोज। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो, लैक्टोज। लैक्टोज इज मिल्क शुगर, है ना। ये आपको 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देता और 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का देखता। देखो ये GLU ग्लूकोज, GAL गैलेक्टोज, और ये भी क्या है? C6H12O6, ये भी C6H12O6। तो बताओ गैलेक्टोज हाइड्रोलाइज होगा? फास्ट रिस्पॉन्स दो, नहीं होगा, है ना। लेकिन लैक्टोज हो जाएगा। नोट करो। ठीक है, तो डाइसेक्राइड में लिख लेना C12, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H22O11। ये हो गया किसका? डाइसेक्राइड्स। ठीक है, अब डाइसेक्राइड से आगे जा रहा हूं मैं। क्या रहेगा यहाँ पे? बोलो। ट्राइसेक्राइड ना? क्या रहेगा? ट्राइसेक्राइड्स। देखो बेटा, डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड में हमको क्या करना है? देखो इधर याद रखना, 6 10 5, 6 10 5 का मतलब क्या होगा? 6 कार्बन बढ़ाओ, 10 हाइड्रोजन बढ़ाओ और 5 ऑक्सीजन बढ़ाओ। क्या बन जाएगा? C18H32O16। समझ गया? नोट करो। जल्दी बोलो यार, ये मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, कितने मॉलिक्यूल्स मिलने चाहिए? 3 मिलने चाहिए, है ना। तो यहां पे लिखेंगे 3 molecules of
मोनोसैकेराइड्स। समझ गए क्या? लिखो एग्जाम्पल, रैफिनोज, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ये सारे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, रैफिनोज। रैफिनोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपको ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज देगा, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन है? डाइसैकेराइड में O11 कैसे सर, वहाँ O12 होना चाहिए। O12 नहीं होगा बेटा, O12 आ जाता। अच्छा देखो, वो मैं समझ रहा हूँ, आपने सही बोला। 4V, देखो 4V बेटा, आप ये कंफ्यूज हो गए होगे कि यहाँ पे भी O6 है, O6 है तो O12 होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे तो O11 है, तो बेटा एक ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 12 24, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 22, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से तो 24 हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ से तो 12 हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड? 4V, फाइन बेटा। इसके नीचे फिर और लाइन लेके जाओ, क्या करेंगे बोलो? 6, बोलो ना यार, 10 5, तो ट्राइसैकेराइड का यहाँ बनेगा बोलो, ट्राइसैकेराइड्स। हाँ बोलो, बोलो बेटा। हाँ ओके ओके फाइन, सॉरी, टेट्रा, टेट्रासैकेराइड बेटा कितने मॉलिक्यूल देगा? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। टाइचियोस इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? C22H42O। कितना आसान है ना, बस थोड़ा याद रख लेना, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है ना, क्या था 42 था 43 था, क्या था टाइप पे याद नहीं आता फिर, तो बस ये याद रख लेना और ये याद रख लेना, तो बाकी के बन जाएगा। आगे का भी कर सकते हो फिर, ये ओके ओके, C24 ओके। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल लिखो, स्टाइचियोस, स्पेलिंग गलत हो गया, जस्ट अ मिनट, फाइन। बोलो, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कितना मिलना चाहिए? 4, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। एक सेकंड, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा कैमरे को एडजस्ट करता हूँ बेटा। ठीक है, नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट का बेसिक क्लासिफिकेशन खत्म। फिर कल हम वापस से हेडिंग डालेंगे, कौन सी? मोनोसैकेराइड। फिर मोनोसैकेराइड की पूरी डिटेल। ठीक है, नंबर नेक्स्ट लिखो पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स 5 मिनट लगेंगे बेटा पॉलीसैकेराइड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। लिखो पॉलीसैकेराइड्स, ब्रैकेट में लिखना नॉन शुगर।
लिखो पॉलीसेकेराइड्स, ब्रैकेट में लिखो नॉन शुगर, नीचे लिखो पॉलीसेकेराइड्स, इसकी हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आप लोग, तो ये आपको दे रहा है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स देगा, बहुत सारे मोनोसेकेराइड देगा। नेक्स्ट लिखो दे आर नेचुरल बायोपॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। दे आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, मतलब नेचुरली प्रेजेंट है ना हमारे बॉडी के अंदर। हाँ, मतलब बॉडी के अंदर नहीं, मतलब नेचुरली प्रेजेंट। एग्जाम्पल सेल्यूलोज, स्टार्च, ये इसको एनिमल स्टार्च क्या है, एनिमल इसको बोलते ना, एनिमल के अंदर ये है क्या? अर्शिद साहब ऑनलाइन है क्या आप? स्टार्च का प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ग्लाइकोजन, आई एम सॉरी, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। तो लिखो स्टार्च, सेल्यूलोज, कॉमा ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। देखिए आप लोगों ने, नेक्स्ट नीचे लिखो GF C6H10 C6H10O5 एंड होल एन टाइप, ठीक है। GF C6H10O5 और ये होल एन टाइप, ठीक है। नीचे लिखो N इक्वल टू 100 to 3000, इतने हो सकते हैं। 100 to 3000, 100 भी हो सकते हैं और 3000 तक के जा सकते हैं। नीचे लिखो दे आर, हालांकि लिख लिया हम लोगों ने, दे आर कलरलेस, एमॉर्फस, टेस्टलेस, ठीक है। नीचे लिखो इनसोल्यूबल भी थे वाटर में, इसी को कंटिन्यू करो, इनसोल्यूबल इन H2O, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, दे मे बी लीनियर और ब्रांच्ड। जैसे कि अमाइलोज है तो अमाइलोज लीनियर में आता है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो काय में आता है? ब्रांच्ड में आता है, मतलब लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अब देखो हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड में दो हेडिंग डाले थे, एक होमोपॉलीसेकेराइड और एक हेट्रोपॉल। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होंगे? जो सेम काइंड के मोनोमर से बनेंगे, बोलो ना, जो सेम काइंड के मोनोमर से बनेंगे उसे होमोपॉलीसेकेराइड, और जो डिफरेंट काइंड के मोनोमर्स तो दोनों में रहेंगे ना, मोनोमर्स मतलब मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स तो दोनों में रहेंगे, लेकिन एक में सेम हो सकते हैं और एक में डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड के मोनोसेकेराइड्स है वो होमोपॉलीसेकेराइड, और जिसमें डिफरेंट काइंड के मोनोसेकेराइड्स है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो नोट करो बेटा ये भी, इफ पॉलीमर इज मेड अप फ्रॉम सिंगल मोनोसेकेराइड्स, if polymer is made up from, सिंगल के बजाय हम लोग सेम लिख सकते हैं ना, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। इफ पॉलीमर इज मेड अप फ्रॉम सेम मोनोसेकेराइड्स then it is called
homopolysaccharides. If polymer is made up from same monosaccharides, then it is called homopolysaccharide. तो इसका मैनिपुलेट करो, दूसरा सेंटेंस क्या लिखेंगे? If polymer is made up of different monosaccharides are called heteropolysaccharides. सब बच्चे अच्छे से नोट करो. ऑनलाइन में सब बच्चों को समझ में आया बेटा? कमेंट करें. क्लियर? सब चीज़ें क्लियर हुई है? ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज़ 100% सी लिख के भेजें. और कल इसको थोड़ा घर से ना पढ़ के आना, थोड़ा इसको घर से पढ़ के आना एकदम. मतलब अगर मैं होमोपॉलीसेक्राइड बोल रहा हूँ तो दिमाग में आ जाना सेम काइंड के. अगर मैं हेट्रो बोल रहा हूँ तो डिफरेंट. मोनोसेक्राइड बोल रहा हूँ तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल है. डाइसेक्राइड 2 हो रहे हैं यार, क्या क्या हो रहा है? माल्टोज, लैक्टोज, है ना, हमने देखा ना, फ्रुक्टोज. तो ये डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है. रैफिनोस ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, 3 दे रहा है ना. ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस क्या है वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, गैलेक्टोज था, है ना. और स्टाइचियोस टेट्रासेक्राइड्स का एग्जाम्पल है जो 4 दे रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज, है ना. रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? तो इंस्टेंट क्लिक होना चाहिए जो फेलिंग स्टोलिन्स को रिड्यूस करे, नॉन रिड्यूसिंग जो नहीं करता, है ना. ये सब चीज़ें दिमाग में आपके होना चाहिए. और कल थोड़ा पढ़ के आना और मेन हेडिंग डाल के रखो वापस से. मेन हेडिंग वापस से साइड हेडिंग डाल के रखो. नए पेज पे नया गाड़ी नया राज लिखो, मोनोसेक्राइड्स. अच्छा, अब अगर मैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में बोलूँ तो एटलीस्ट आप हाफ पेज खुद से तो लिख ही सकते हो ना. मोनोसेक्राइड्स क्या होते, कौन से एग्जाम्पल है, ऐसा वैसा, कितना n नंबर होता. ये वैसे ही हम लोग कल वापस से लिखेंगे, लेकिन अब इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी. जय हिंद.